ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस मेरे नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th का एक पोएम है, चैप्टर 4 है, टू इंडिया माय नेटिव लैंड। इसको हम लोग हिंदी अनुवाद सीखेंगे इसका। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसके जो पोएट हैं ये हैं हेनरी एल डिरोजियो, इंडियन पोएट हैं और मेरे फेवरेट पोएट हैं ये। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था 1807 को। इनका पूरा नाम हेनरी विवियन लुइस डिरोजियो है। इनके पिताजी पुर्तगाली थे, इनकी माता भारतीय थी। ये जो कि स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर टीचर रहे हैं। भले इनके पिताजी फॉरेनर थे लेकिन भारत को बहुत पसंद करते थे। एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी भी थे। हेनरी एल डिरोजियो जो है काफ़ी कम उम्र में काफ़ी पोएम लिखे, काफ़ी अच्छे पोएम लिखे और ऐसा कहा जाता है कि इनको कॉलरा हुआ था और इसके ज़रिए 24 साल की अवस्था में इनकी डेथ हो गई। लेकिन आज भी ये अपनी कृतियों से, अपनी रचनाओं से, अपनी लेखनी से पढ़ने वालों के दिलों पर राज करते हैं और कम उम्र में इतनी ख़ास चीज़ें, इतने ख़ास काम कर गए। इस कारण से ये ख़ास मुझे पसंद है। तो इसके पहले एक पोएम हुआ करता था, इसी पोएम के स्थान पे टू द प्यूपिल्स यही लिखे थे हेनरी एल डिरोजियो। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में रिलेशनशिप को बताया था और स्टूडेंट्स की हर एक मानसिक गतिविधि को टीचर्स जो है समझते हैं, इस बात को उन्होंने बड़ी बखूबी इस तरीके से समझाया था। बहुत अच्छा पोएम था वो। बाद में ये पोएम लाया गया। तो आइए सीधा हम लोग टेक्स्ट पे चलते हैं। तो टेक्स्ट शुरू करने से पहले बता दूं मैं कि ये जो है जब भारत गुलाम नहीं हुआ करता था तो उस समय भारत की गरिमा क्या थी, भारत का जो प्रकाश था, तेज था, सौंदर्य था, वो कैसा हुआ करता था उसका वर्णन करते हैं। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश शासन हुआ इंडिया में तो उस समय देश की हालत कैसी हो गई और देश की गरिमा, वो तेज़, वो सुंदरता, वो कहाँ चली गई, इस बारे में कवि जो है कि दुख प्रकट करते हैं। तो चलिए टेक्स्ट पे चलते हैं। शुरुआत होता है, कहते माई कंट्री, मेरे देश, इन द डेज ऑफ ग्लोरी पास्ट, इन द डेज दिनों में, इन द डे दिन में, ऑफ ग्लोरी शान के दिन में, उस वैभव के दिन में, पास्ट अतीत काल के, कहते हैं उस अतीत काल के वैभव के दिनों में, अ ब्यूटियस हालो, एक ब्यूटियस सौंदर्यशाली, हालो तेज हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? सर्किल्ड घुमाकर, मतलब चारों तरफ, राउंड दाई ब्रो तुम्हारे मस्तक की। अपने देश से कवि कहते हैं कि हे मेरे देश, अतीत काल में तुम्हारे मस्तक पर अ ब्यूटियस हॉलो सर्किल्ड, एक सुंदरता भरी तेज हुआ करता था। उस अतीत काल के वैभव में, उस अतीत काल के वैभव में, उस अतीत काल के शान में तुम्हारे मस्तक पर एक सौंदर्यपूर्ण तेज हुआ करता था, आभा हुआ करता था, प्रकाश हुआ करता था। अवर्शिप्ड एज अ डाइटी दाउ वास्ट, कहते अवर्शिप्ड पूजा की जाती थी, एज अ डाइटी एक देवी की तरह, दाउ वास्ट, दाउ मतलब तुम्हारी, वास्ट यहाँ पे वास्ट को वास्ट बनाया हुआ है। कहते तुम्हारी जो है एक देवी की तरह पूजा की जाती थी। लेकिन जब ब्रिटिश शासन आया इंडिया में तो भारत की हालत काफ़ी गंभीर हो गई, काफ़ी दयनीय हो गई। तो उसके बाद कहते हैं कि वेयर इज़ दैट ग्लोरी, वेयर कहाँ है, दैट ग्लोरी वह शान, वेयर दैट रेवरेंस नाउ, वेयर कहाँ है, दैट रेवरेंस वह सम्मान, नाउ अब। मतलब कवि जो है भारत में ब्रिटिश शासन आने से पहले भारत की छवि क्या थी, भारत की गरिमा क्या थी, भारत की शान क्या थी, सुंदरता कैसी थी, वो सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि उस समय भारत की एक देवी जैसी पूजा की जाती थी। लेकिन ब्रिटिश शासन आने के बाद जो है भारत की हालत काफ़ी दयनीय हो गई। इसके कारण जो है पूछते हैं कि अब तुम्हारी शान कहाँ है, अब तुम्हारा सम्मान कहाँ है। इसके बाद आगे कहते हैं, द ईगल पाइनियन इज़ चेंड डाउन एट लास्ट, दाई मतलब तुम्हारी, ईगल पाइनियन गरुड़ के समान, बाज पक्षी के समान, जो पाइनियन है मतलब डैने हैं, पंखे हैं, वो क्या, इज चेंड वो जंजीरें लगा दी गई उसमें,
एट लास्ट, अंत में, मतलब तुम्हारे जो गरुड़ के समान मजबूत पंख हैं उसमें भी आखिरकार जंजीरें लगा दी गई, मतलब उसको बाधित कर दिया गया। एंड ग्राउलिंग इन द लोवली डस्ट आर्ट दाउ, दाउ लास्ट में लिखा है दाउ, तुम्हारा आर्ट, कला यहाँ पे अंग, तुम्हारे जो अंग हैं वो क्या, लोवली डस्ट, निचले स्तर के धूल में, मिट्टी में क्या हो गए, ग्राउलिंग मतलब मिल गए, मतलब तुम्हारे जो अंग हैं, तुम्हारी स्थिति है वो ज़मीन के निचले स्तर में एकदम धूल में मिल गए, मतलब तुम्हारी गरिमा, तुम्हारा शान, तुम्हारा वैभव सब धुंधला हो गया, फीका हो गया, कमज़ोर हो गया। फिर कहते कि दाई माइंस्ट्रल हैथ नो रेथ्स टू वीव फॉर दी, कहते दाई मिंस्ट्रल, मिंस्टर मतलब भाट, भाट मतलब जो गायक होते हैं उसके लिए ये लिखा गया। कहते तुम्हारे जो गायक हैं, तुम्हारे लिए जो गीत गाते हैं, उनके पास हैथ मतलब हैज़, नो रेथ, उनके पास कोई माला नहीं है। माला से मतलब यहाँ पे गायन से, गायन मतलब गीत, मतलब तुम्हारे लिए जो गीत गाते थे, माइंस्ट्रल भाट मतलब गायक, तुम्हारे लिए जो गीत गाते थे उनके पास नो रेथ्स, कोई माला नहीं, मतलब तुम्हारे लिए गाने को कोई गीत नहीं है। टू वीव फॉर दी, फॉर दी तुम्हारे लिए, अर्थात तुम्हारे जो गायक हैं उनके पास तुम्हारे लिए गाने को कोई गीत नहीं है। सेव द सैड स्टोरी ऑफ द मिजरी, सेव मतलब यहाँ पे के सिवाय, किसके सिवाय, सैड स्टोरी, दुखद कहानी के सिवाय, ऑफ दाई मिजरी, तुम्हारे दुख के, तुम्हारी पीड़ा के। कहते हैं कि तुम्हारे जो गायक हैं, तुम्हारे लिए जो गीत गाया करते थे, उनके पास अब तुम्हारी पीड़ा के दुखद संगीत या दुखद कहानी के सिवाय कोई और गीत गाने को है ही नहीं, जो कि वो तुम्हारे लिए कोई गीत गा सकें। वो जब भी तुम्हारे लिए कोई गीत गाएंगे तो वो दुखद गीत ही गाएंगे। फिर कहते हैं कि वेल ठीक है, लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ्स ऑफ टाइम, लेट मी डाइव मुझे डुबकी लगाने दो, डाइव मतलब डुबकी लगाना, कहाँ डुबकी लगाना है, इनटू द डेप्थ्स ऑफ टाइम, समय की डेप्थ्स गहराइयों में, अर्थात मुझे उस समय की गहराई में डुबकी लगाने दो, उस समय की गहराइयों में वापस जाने दो जो समय बीत चुका है, और क्या करने दो, एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट, और वहाँ से बाहर लाने दो, क्या लाने दो, द एजेस, उस समय को वापस लाने दो, बाहर लाने दो, दैट हैव रोल्ड, जो बीत चुका है। कवि जो है इस देश से कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिला उस पुराने समय की गहराइयों में जाने का जो बीत चुका है, तो मैं उस समय की गहराई में डुबकी लगा करके उन समय को, उस अच्छे समय को, तुम्हारे अच्छे समय को वापस ला सकता जो कि अभी बीत चुका है। फिर कहते अ फ्यू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, और वहाँ से क्या ला सकता, अ फ्यू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, फ्यू कुछ, स्मॉल फ्रैगमेंट्स कुछ छोटे टुकड़े ला सकता, किसके छोटे टुकड़े ला सकता, ऑफ दोज रैक्स शमलाइन, मतलब उन उत्कृष्ट मलबों की, उत्कृष्ट मलबे मतलब जो बेशकीमती मलबे हो चुके हैं, जो पहले तुम्हारे शान शौकत के, तुम्हारे वैभव के, तुम्हारी सुंदरता के, तुम्हारी क्या कहते हैं अमीरी की, तुम्हारी जो भारत को पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो उसी की बात करें, तुम्हारे जो विशालता है, तुम्हारे पास जो अमूल्य खजाने हैं, उन खजानों के मलबे से अगर मैं कुछ स्मॉल फ्रेगमेंट्स, कुछ छोटे टुकड़े लेकर आ सकूं, तो कहते विच ह्यूमन आइज़, जिसको ह्यूमन आइज़ मानव आँखों ने, मतलब मनुष्य ने अपनी आँखों से नेवर मोर बिहोल्ड, कभी देखा नहीं है, कभी देखा नहीं। इसको फिर से मैं समझाना चाहूँगा यहाँ से। कहते वेल लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ्स ऑफ टाइम एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेस दैट हैव रोल्ड एंड फ्यू स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ दोज रेक्स शबलाइन विच ह्यूमन आइज मे नेवर मोर बिहोल्ड। कहते कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं उस समय की गहराइयों में डूबना चाहूँगा, और वहाँ से जो समय बीत चुका है उस समय की गहराइयों में डूबना चाहूँगा, और वहाँ से मैं फ्यू स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ दोज रेक्स सबलाइन, मतलब उन उत्कृष्ट बेशकीमती खराब चीज़ों में से, जो बेशकीमती, जो खराब अस्थियाँ बन चुकी हैं, जो मतलब ध्वस्त हो चुकी हैं, उस बेशकीमती उत्कृष्ट
ध्वस्त में से अगर मैं कुछ टुकड़े ला सकूं तो वो टुकड़े कैसे होंगे? कहते हैं ह्यूमन आइज़ में नेवर मोर बिहोल्ड, उसको मानव आँखों ने कभी देखा नहीं होगा, मनुष्य की आँखों पर उस पर विश्वास नहीं होगा कि भारत भी कभी इस प्रकार का राष्ट्र, इस प्रकार का देश हुआ करता था। फिर कहते हैं एंड लेट द गिरगन ऑफ माई लेबर बी, और कहते हैं कि अगर ऐसा हो सका तो यह मेरी मेहनत का एक फल होगा, यह मेरी मेहनत का एक फल होगा। माई फॉलन कंट्री, मेरे गिरे हुए देश, मतलब मेरे लाचार, मेरे गुलाम देश, कहते कि यह मेरे मेहनत का फल होगा कि वन काइंड विश फ्रॉम दी, और यह जो है तुम्हारी तरफ से एक प्रकार की इच्छा होगी जो लोगों को संतुष्ट कर सकती है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि अगर ये इनको मौका मिले तो ये समय की गहराइयों में वापस जाएंगे और जो उत्कृष्ट, जो बेशकीमती मलबे दब चुके हैं उस समय की गहराइयों में, जो समय के बीतने के साथ समाप्त हो चुके हैं, अगर वहाँ से ये कुछ बेशकीमती टुकड़ों को ला करके मनुष्य के सामने पेश करें, भारतीयों के सामने पेश करें, तो भारतीय जो कि उसे कभी देखे नहीं है तो उनको पहले इस पर भरोसा नहीं होगा। लेकिन कवि कहना चाहते हैं कि मेरे मेहनत का फल तो उस समय होगा जिस समय भारतीय इस बात पर, उस टुकड़ों को देखकर इस बात पर भरोसा करेंगे कि हाँ, उनका देश भी कभी इतना शानदार, इतना वैभवशाली हुआ करता था। तो अगर इस बात पर भारत के लोग विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तब कवि को लगेगा कि हाँ, उनकी मेहनत सफल हुई। उनका जो उस मलबे में से कुछ टुकड़ों को लाना, लाकर लोगों को दिखाना, भारत की सत्यता को साबित करना, वो उनका सफल होगा। तो ये रहा टू इंडिया माय नेटिव लैंड। कैसा लगा आपको ये पोएम? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।